आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन के बीपीएससी तैयारी 4.0 बिहार माध्यमिक परीक्षा कक्षा 9-10 हेतु नियुक्ति परीक्षा हेतु जो है हम सामाजिक विज्ञान के टेस्ट सीरीज बनाएंगे। तो आज हम सामाजिक विज्ञान का पहला टेस्ट सीरीज बनाएंगे। टोटल हम जो है 13 टेस्ट सीरीज जो है बनाएंगे। 13 टेस्ट सीरीज में जो है पहला हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो जिसमें कि टेस्ट सीरीज में और मूल एग्ज़ाम में 150 प्रश्न रहेगा। 150 प्रश्न में जो है 30 प्रश्न जो है भाषा से रहेगा, जिसमें कि पास करना अनिवार्य है। और बाकी जो है कॉमन सब्जेक्ट जो है वो 40 नंबर का रहेगा और बाकी सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न रहेगा। कुल 150 प्रश्न रहेगा और इसमें परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटा का होगा। तो हम सामाजिक विज्ञान का जो है बारे में जो पढ़ेंगे, तो इसमें हम मूल रूप से इतिहास और राज्य व्यवस्था, जिसको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो इसमें जो है हम पहला प्रैक्टिस सेट जो है शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट में जो है लैंग्वेज पेपर है। तो लैंग्वेज पेपर में पहले 8 प्रश्न जो है इंग्लिश से पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है वी इट सो डेट वी डैश लाइव। तो यहाँ पे जो है रिक्त स्थान पे मैं का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। इसमें पूरा वाक्य होगा मे आई हैव योर परमिशन वी इट सो डेट वी मे लिव। इसका जो है उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस ईयरली। तो यहाँ रिक्त स्थान पर अनुमति लेने के लिए जो है प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ मे का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा मे आई हैव योर परमिशन। अब तीसरा प्रश्न पे जाते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न, इसमें कहता है आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड डेट इज मोस्ट सिमिलर इज मीनिंग। तो इसमें जो है सिमिलर मीनिंग के बारे में कहता है। तो इसमें है कॉन्ट्राडिक्ट जो है ये वर्ब है। इसका अर्थ होता है खंडन करना और इसका सिमिलर मीनिंग हो जाता है डेनी एम्फेटिकली। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है सोलिट्यूड का अर्थ होता है अकेलापन। इसका सिमिलर मीनिंग होगा अलूफनेस। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5वां प्रश्न है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन मिथ। मिथक जो है ये नाउन शब्द है और इसका अपोजिट वर्ड रियलिटी सच्चाई होता है। मिथ में होता है झूठा और इसका उल्टा हो जाएगा रियलिटी यानी सच्चाई। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसमें दिया है पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ए फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक। तो इसका जो हो जाएगा पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन आर्ट और म्यूजिक।
तो इसका हो जाएगा एमेच्योर, जिसका हिंदी होता है नौसिखवा। और इसमें जो और शब्द दिया है पार्टन, जिसका अर्थ होता है संरक्षक, और है एकंट्रिग, इसका अर्थ होता है उन्मादी, जो कि इसमें जो क्या हो जाएगा एमेचर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर हम 7 देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो है ही डैश ए क्लेवर प्लान टू सेफ गार्ड हिज सेक्रेट। तो इसमें कहता है कोई योजना बनाने के लिए डिवाइस्ड या एल्भोर्ड में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार का वाक्य में होगा ही डिवाइस्ड ए क्लेवर प्लान टू सेफगार्ड हिज प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जो है डिवाइड भराएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें है विच इज नॉट अवेलेबल इन बेडरूम। तो बेडरूम में क्या अवेलेबल नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन दिया है पिल्लो, ये तो बेडरूम में रहता है। मैट्रेस, ये भी बेडरूम में रहता है। तीसरा नंबर है कार, कार जो है ये बेडरूम में नहीं रहता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कार। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कहता है निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो विलोम शब्द जो है हो जाएगा 9 नंबर में, सुधा का विलोम शब्द होता है हलाहल। उसके बाद है अगला प्राचीन, तो प्राचीन का विलोम शब्द हो जाता है अर्वाचीन। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न में है उपेक्षा, उपेक्षा का जो है विलोम शब्द होता है अपेक्षा। अब प्रश्न नंबर हम 12 में देखेंगे। कहता है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द दिया गया है इसमें विश्व, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो विश्व का जो है पर्यायवाची हो जाता है संसार, तो जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 नंबर में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में विक्रेता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तो है इसमें दिया हुआ अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे डैश के चक्रव्यूह में फंस गई थी। इसमें है सुस्मिता, तो सुस्मिता तो किसी का नाम हो गया, तो ये नहीं होगा। विस्मिता नहीं होगा। नियति, तो इसमें हो जाएगा नियति, यानी महिला जो है नियति के चक्रव्यूह में फंस गई हैं। तो अब अगला प्रश्न है 15 नंबर, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो है थोड़ी सी जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें परिणाम दिखा रहा है थोड़ा सा, इसलिए इसमें इसका उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में है अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें जो है बच्चा का एक गुण दिखाई देता है अच्छा, तो इसलिए ये विशेषण हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब हम प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 17। तो इसमें निर्देश दिया गया है 17 से 21, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो इसमें दिया गया है संसार के सभी डैश, तो इसमें हो जाएगा पहला नंबर पे संसार के सभी महापुरुष। कहता है करुणा के सागर थे,
तो गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को डैश। तो गौतम बुद्ध ने जो है राजपाट और सांसारिकता को क्या किया था, त्याग किया था। तो इसलिए इसका 18 नंबर का सी नंबर हो जाएगा त्याग कर। उसके बाद है ही महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को डैश कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। तो देश को क्या करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई छेड़ दिया था। तो कहता है उसके आगे ईसा मसीह ने डैश। तो ईसा मसीह जो हैं वो क्या किया था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में जनहित, आत्महित, स्वहित। तो जनहित के लिए जो है आया था और मैं अपने डैश की आहुति दी। तो उसमें जो है क्या किया था, अपना प्राणों की उसने आहुति दी थी। तो 21 नंबर में वो क्वेश्चन में क्या है, गद्यांश में संकेतित रिक्त 5 में उपयुक्त शब्द क्या होगा, प्राणों। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। तथा दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। तन्मय, तन्मय का संधि विच्छेद हो जाएगा तत्जुर्मय। इसका हो जाएगा आंसर सी। अब प्रश्न नंबर 23 तथा किस शब्द में संधि और समास दोनों है। तो संधि और समास ये जो है हिमालय शब्द में है। हिम जोर आलय से मिलकर हिमालय बनता है, संधि हो गया। और समास इसमें जो है समास है, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। 24 नंबर में कहता कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें गगनचुंबी तत्पुरुष है, पददलित तत्पुरुष है, खानपान ये जो है तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न है उद्देश्य का समानार्थी। तो उद्देश्य का समानार्थी शब्द होता है समान शब्द कि लक्ष्य। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लक्ष्य। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26 में है प्रयोजन से क्या तात्पर्य है। प्रयोजन, किसी चीज़ का यदि प्रयोजन का निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है उद्देश्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कहता है समझ शब्द का तत्सम है। तो समझ शब्द का तत्सम हो जाएगा समबुद्धि। अगला प्रश्न है 28। इसमें दोहा दिया गया है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी लगे, बढ़े अंधियारो होए। कहता उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है। तो ये जो है सलेश अलंकार का है। अगला प्रश्न है 29। गुल्लर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। तो गुल्लर का फूल का सही अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। अब अगला प्रश्न है 30। अब इसमें दिया गया है एक क्षण भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो तुम्हारा भाग है सुस्पष्ट। किस रस का उदाहरण है। तो यह जो है वीर रस का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है कहता है एक क्षण भी न सोचो तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो तुम्हारा भाग है सुस्पष्ट। तो ये जो है हमारे वीरों के लिए जो है ये दिया गया है, इसलिए इसमें वीर रस दिया गया है। अब है आगे गणित का प्रश्न। इसमें जो है कहता है माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने के लिए इसको जो है आरोही या अवरोही क्रम में सजा के तब बीच वाले का औसत निकाला जाता है, जिसमें कि इसका माध्य सजाने पर जो है इसका आरोही क्रम में बीच में हो जाएगा 7 और 8। तो इसका एवरेज हो जाएगा 7.5। उसके बाद 32 नंबर में है मान ज्ञात करें। तो इसमें जो है ये प्रश्न बनाना होगा, इसको जो है आप लोग सॉल्व करें। गणित में है सॉल्व करने का चीज़, इसको जितना सॉल्व कीजिएगा उतना बढ़िया होगा। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 39 पे, 39 पे। प्रश्न नंबर 39 में दिया गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो सीबीआई के अभी जो है वर्तमान केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख हैं परवीन सूद, जिसका जो है उत्तर हो जाएगा सी नंबर, परवीन सूद। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख तपन कुमार डेका हैं तथा राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सच्चिदानंद वसंत दाते हैं तथा मार्च 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक पीयूष आनंद को बनाया गया है। इसमें सभी प्रश्नों को हम और भी उदाहरण के तौर पे सॉल्व करते चलेंगे। तो अब प्रश्न नंबर 40 है, वर्ष 2024 का कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है अधिक आदमी को किया गया है, तो इसमें से टीएम कृष्णा को भी किया गया है, नीना प्रसाद को भी, पंडित गणपति भट्ट को भी किया गया है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 2024 का कलानिधि पुरस्कार से टीएम कृष्ण और नीना प्रसाद को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टीएम कृष्ण को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि डॉक्टर नीना प्रसाद को 2024 के नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीना प्रसाद प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यंगना हैं। दिसंबर 2023 में पंडित गणपति भट्ट को तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीती? तो ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, ये भी नहीं जीता था, गुजरात राइटर्स ये भी नहीं, यूपी वॉरियर्स ये भी नहीं जीता था। उपयुक्त में से एक से अधिक ये तो नहीं होगा, तो इसलिए होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। महिला प्रीमियर लीग 2024 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी की टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर खिताब जीती है। महिला प्रीमियर लीग 2024 में आरसीबी टीम की श्रियंका पाटिल ने सबसे ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की हैं। इस टूर्नामेंट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के शेफाली वर्मा ने लगाए हैं। दीप्ति शर्मा ने इस टूर्नामेंट में हरफनमौला प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। आरसीबी की खिलाड़ी एलिस पेरी ने सर्वाधिक रन बनाकर WPL 2024 में ऑरेंज कैप हासिल की है। आरसीबी टीम को WPL 2024 फाइनल मैच जीतने पर 6 करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 पुरस्कार जीते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड 2024 टोटल 5 खिलाड़ी जीते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही। तो वो 500 खिलाड़ी हैं। पहला है जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं, शंकर महादेवन ये गायक हैं। फ्यूजन शक्ति समूह के द्वारा दिस मूवमेंट एल्बम के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड से सम्मानित किया गया। गणेश राजगोपालन ये वायलिन वादक हैं, सेल्वा गणेश विनायक कराम ये तबला वादक हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 43, सैमस हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। सैमस हैरिस अप्रैल 2024 में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
दूसरा बी नंबर। अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत दूसरा स्थान पर है। इस सूची में चीन पहला स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत में हेपेटाइटिस बी की 2.98 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख मामले दर्ज किए गए थे। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आस्ताना में। कहता है हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम समूह का आयोजन आस्ताना में किया गया है। आस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। हाल ही में भारत तथा कजाकिस्तान के बीच काजिंद सैन्य अभ्यास ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई U20 पुरुष एथलीट चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई U20 पुरुष एथलीट चुना जाने वाला पहला भारतीय सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। सेल्वा प्रभु थिरुमरन ट्रिपल जंपर खिलाड़ी हैं। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी, ए नंबर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो 1864 ईस्वी में थे। अरविंद घोष को कुशल घुड़सवार नहीं होने के कारण ICS से हटा दिया गया था। वर्ष 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति को समर्थन देने के कारण ICS से हटाया गया था। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा 21 से 19 वर्ष करने के विरोध में ऑल इंडिया लेवल का प्रथम विरोध SN बनर्जी द्वारा किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 48। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इन सब का जो है हो जाता है आत्माराम पंडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नोरेजी फुरदेसी। कहता है प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में MG रानाडे और आत्माराम पंडुरंग ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। प्रार्थना सभा के प्रेरणादायक केशव चंद्र सेन थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 49। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका जो है रचयिता जो था बिस्मिल्लाह खान था। शायर बिस्मिल्लाह अजीमाबादी था। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1921 में अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना नाम से देशभक्ति कविता लिखी थी। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के उर्दू कवि थे। राम प्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी की गज़ल को फांसी पर चढ़ते हुए गाए थे। राम प्रसाद बिस्मिल को सहयोगी के साथ काकोरी षड्यंत्र में फांसी दे दिया गया। शायर बिस्मिल अजीमाबादी की उक्ति का राम प्रसाद बिस्मिल ने लोकप्रिय बनाया। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया। क्रांति की तलवार में
धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से दी आती हैं। यह भी सरदार भगत सिंह की उक्ति हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा गाया नारा है। अब हम प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। तथा निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने श्यामला दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। कस्तूरबा गांधी उनकी धर्मपत्नी थी। गांधी जी 1887 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद भावनगर में श्यामला दास कॉलेज में प्रवेश लिया। लंदन यूनिवर्सिटी से गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई की। बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ समय तक वकालत की। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में पैरवीकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। 1888 में बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी 1915 में भारत अस्थायी रूप से रहने आए। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली में उनकी हत्या हो गई। अब हम प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। पता है ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिंधु और कान्हू भाई ने किया था। कथा संथाल विद्रोह का नेतृत्व मुर्मू भाई बहनों ने की, जिनका नाम है सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन, एकोह, संथाल परगना, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी में भगनीडीहा से प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। अगस्त 1855 में सिंधु और फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ा गया। भारत में सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह संथाल विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। संथाल परगना को जिला 1855 ईस्वी में घोषित किया गया था, लेकिन विधिवत कार्य 1856 ईस्वी में किया। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और एशली एडन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। संथाल विद्रोह को 1857 के सैनिक विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। कोल विद्रोह 1831 से 32 का क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार था। इस आंदोलन का प्रमुख नेता बुद्धो भगत था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 52। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त था। अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेश बांधव समिति वर्तमान बांग्लादेश के बारिशाल जिले में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। अश्विनी कुमार दत्त ने भारतीयों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की। प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के 1908 से संबंधित हैं। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर के सेशन जज डगलस किंग्सफोर्ड का गारे समझकर बम फेंका। भूलवश वकील कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं आत्महत्या कर ली। वीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो उस समय नरमपंथी का जो है नियंत्रण हो गया था। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथी का नियंत्रण हुआ। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया। सूरत कांग्रेस विभाजन का तत्कालीन कारण
अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। इस विभाजन का मूल कारण रणनीति को लेकर था। इस अधिवेशन में उदारवादी के अग्रविचार वाले नेताओं को बाहर कांग्रेस से कर दिया। सूरत विभाजन के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने तत्कालीन भारत सचिव मार्ले को लिखा था कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में H.W. नेविन्सन संवाददाता के रूप में मौजूद थे। उग्र विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष थे। उग्र विचारधारा के नेताओं को उदारवादियों की तरह वैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। उग्र विचार के नेताओं आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन तथा आत्म बलिदान में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। अब अगला प्रश्न देखते हैं 54। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं, ये सही नहीं है। C.R. दास देशबंधु, ये सही है। तो 54 का हो जाएगा बी। देशबंधु C.R. दास चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जबकि दीनबंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनगर में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। विलियम वेडरबर्न ने 1910 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक हैं। इंडिया हाउस का मुख्यालय ब्रिटिश सरकार के दबाव में लंदन से पेरिस ले जाना पड़ा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है बेंगलुरु में हो जाएगा 3 नंबर वायुयान। कोरबा इसका हो जाएगा 4 नंबर एल्युमिनियम। जमशेदपुर में लोह इस्पात। मलाजखंड में तांबा। बेंगलुरु में HAL की स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया। कोरबा में बाल्को की स्थापना रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। टिस्को की स्थापना की 1907 में किया गया। मलाजखंड भारत का सबसे बड़ा तांबा का खान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 56। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% थी। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक नगरीकृत आबादी महाराष्ट्र की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत में गोवा राज्य की है 62.2%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.16% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण 27.81% था। अब प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला में भू आकृतियां बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में व्याप्त हैं। शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग सोमेश्वर की पहाड़ी है जो लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी में है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी में अपेक्षाकृत युवा तलछटी चट्टानें हैं जिनमें बलुआ पत्थर और कंकर महत्वपूर्ण हैं। सोमेश्वर श्रेणी का औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है तथा औसत चौड़ाई 4 से 6 किलोमीटर है। रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच
हरहा घाटी या इन घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी हैं। पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा उत्तरी पश्चिमी बिहार पर हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है जो 932 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तार है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 250 से 280 मीटर तक है। बिहार के कैमूर के पठार विंध्य कल्प से संबद्ध हैं। बिहार के दक्षिण में सीमांत पठारी प्रदेश में आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी हैं। तो सबसे कम लंबाई वाली नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी की लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू से होता है। बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर के पास से हुआ है। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया से प्रवाहित होती हुई जमालपुर के निकट गंगा में मिल जाती हैं। कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है जबकि बिहार में 120 किलोमीटर है। कमला नदी का उद्गम नेपाल के सिंघोली गरी के निकट महाभारत श्रेणी से होती हैं। यह बिहार में मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती हैं। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है जबकि बिहार 260 किलोमीटर है। कोसी नदी नेपाल काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाईधान से निकलती हैं तथा चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती हैं। अब प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वायनाड केरल सही है। दंडकारण्य मध्य प्रदेश ये गलत है। तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। दंडकारण्य का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। दंडकारण्य को दो भागों में बांटा गया है जिसे दंडकारण्य उच्च भूमि तथा दंडकारण्य घाट कहते हैं। दंडकारण्य उच्च भूमि के अंतर्गत बस्तर का पठार तथा पूर्वी घाट के अंतर्गत कालाहांडी का पठार सम्मिलित हैं। दंडकारण्य पठार से इंद्रावती नदी का उद्गम होती है। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का एक भौतिक क्षेत्र है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील हैं। भील जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती हैं। भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह हैं एवं ये लोग भील भाषा बोलते हैं। गोंड जनजाति भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती हैं। गोंड द्रविड़ परिवार की जनजाति हैं एवं इनका भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास है। संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति है। संथाल जनजाति कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। जनजातियों जनसंख्या में भील के बाद गोंड का स्थान आता है। गोंड के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति संथाल जनजाति है। अब प्रश्न नंबर 61, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो म्यांमार के साथ भारत का जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम मिलती हैं। म्यांमार को स्वर्ण पैगोंडा का देश कहते हैं। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। अराकान योमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का पूर्वी मोड़ है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। भारत के जो है 7 पड़ोसी देश जो हैं बांग्लादेश हैं जिसके साथ लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, जिसमें राज्य छूता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दूसरा देश है चीन 3488 किलोमीटर, इसमें 5 राज्य को छूता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान
3,323 किलोमीटर। 5 राज्य को छूता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। नेपाल 1,751 किलोमीटर, ये भी 5 राज्य को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार 1,643 किलोमीटर, ये 4 राज्य को छूता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान ये 699 किलोमीटर, ये 4 राज्य को छूता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ये 1 राज्य को छूती है, लद्दाख, POK से। प्रश्न नंबर 62 कहता है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो वो बघेलखंड में। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड को प्राचीन काल में करुस के नाम से जाना जाता था। सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले से होकर गुजरती हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। हाँ 63 देखें। अब देखेंगे 64। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन से क्या होता है? ताप के बढ़ने से बढ़ता है। तापमान तथा सांद्रता के 2 घटक हैं जिन पर किसी लवण के जल अपघटन की मात्रा निर्भर करती है। जल अपघटन की मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा सांद्रता में वृद्धि के साथ घटती हैं। अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 65। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं? कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक में संचित भोजन लाइकोजन के रूप में रहता है। पौधों के लिए सबसे खतरनाक कवक रस्ट और स्मट हैं। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती हैं। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर भी समानुपाती आयु होता है। ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक कारकों को नियत रखा जाए तो चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई पर R समानुपाती आयु होता है और चालक तार के क्षेत्रफल पर R समानुपाती 1/A होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? DNA। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत DNA है। DNA से RNA के संश्लेषण को अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। DNA की रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा होती है। DNA की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। गुणसूत्र को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा DNA का बना होता है। राइबोसोम RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 68। कहता है इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से 2 स्थानों पर प्रमुखता से होता है।
पहला मुख में टाइलिन एंजाइम द्वारा, दूसरा आंत में अग्नाशय एंजाइम द्वारा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड एवं पेप्टोन्स में करता है। लाइपेज द्वारा वसा का पाचन वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में होता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड में होता है। शर्करा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 69। जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? तो वो होता है अपघटक। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमार्ग को नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यह रक्त में घुलकर ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देता है। फेफड़ों के कैंसर के अलावा धूम्रपान से अन्य कैंसर भी हो सकते हैं। वॉयस बॉक्स का कैंसर, श्वासनली का कैंसर, मुंह के पीछे जीभ के कुछ हिस्सों सहित नरम तालु, गले के किनारे और पीछे के गलतुंडिया का कैंसर हो सकता है। ये मेरा कॉमन पेपर हो गया। अब हम जो है अपना सब्जेक्ट का जो है पेपर पार्ट 3 का जो है सोशल साइंस का देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें 71 नंबर, चरक संहिता संबंधित हैं। चरक संहिता में जो है चिकित्सा के बारे में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो सबसे पहले जो है भारत आए फाहियान, उसके बाद वैनसांग, उसके बाद आया टॉमस रो। फाहियान 399 ईस्वी में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में चीन से भारत आए। वैनसांग अपना ग्रंथ सियुकी के नाम से लिखे। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के कई भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। अब आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है? तो उदारवाद का पिता जो है कहा जाता है जॉन लॉक को। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पुस्तक में जॉन लॉक ने अपने विचारों का विस्तार व्याख्या किया है। जॉन लॉक एक अंग्रेज दार्शनिक और चिकित्सक थे। जॉन लॉक को एक प्रबुद्ध एवं प्रभावशाली विचारक के रूप में जाना जाता है। जॉन लॉक का जीवन काल 29 अगस्त 1632 से 28 अक्टूबर 1704 ईस्वी तक का था। जॉन लॉक फ्रांसिस बेकन के विचारों से प्रभावित थे। जॉन फ्रांसिस बेकन का जीवन काल 1561 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक का था। जॉन फ्रांसिस बेकन एक अंग्रेज दार्शनिक और राजनेता थे। जॉन बेकन को वेरुलम के नाम से भी जाना जाता था। जॉन लॉक के विचारों ने राजनीतिक दर्शन को काफ़ी प्रभावित किया। जॉन लॉक के विचारों ने अमेरिकी क्रांति को भी प्रभावित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में निहित गणतंत्रवाद और उदारवादी सिद्धांत में जॉन लॉक का दर्शन परिलक्षित होता है। जॉन लॉक ने राजनीतिक दर्शन, विशेषकर आधुनिक उदारवाद पर गहरा प्रभाव डाला। जॉन लॉक का मानना था कि राज्य की सीमाएं और राज्य और उसके संविधान के अस्तित्व की
कार्यप्रणाली और प्रवर्तन आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। जॉन लॉक के इस विचार ने भविष्य के उदार राजनेताओं और दार्शनिकों को प्रेरित किया। जॉन लॉक के विचार से प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग समान और स्वतंत्र थे और हर किसी को अपने जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा का प्राकृतिक अधिकार है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक रचना राजनीतिक दर्शन पर है, जिसे 1689 ईस्वी में जॉन लॉक द्वारा गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था। जॉन लॉक ने अपनी रचना टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। जेम्स बिट्टी 1735 से 1803 स्कॉटिश कवि और दार्शनिक थे। जॉर्ज बर्केले 1685 से 1753 में आयरिश विद्वान थे, जो व्यक्तिपरक आदर्शवाद के सिद्धांत को विकसित करने वाले प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और गणितज्ञ थे। अब अगला प्रश्न 74 है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? वो थी कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। हर्षवर्धन ने राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज स्थानांतरित की। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से किया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। यह 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में शासक बना था। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचनाएं की थी। हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न नंबर 75। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। सिकंदरिया, नागपट्टनम, महास्थानगढ़, इनमें से कोई जो है हड़प्पा का बंदरगाह नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा का एक बंदरगाह लोथल है। हड़प्पा का संभावित बंदरगाह सुरकोटदा, देसलपुर, डबरकोट और धोलावीरा भी था। लोथल भगवा नदी के किनारे और धोलावीरा लूनू नदी के किनारे स्थित हैं। 2021 में धोलावीरा को भारत का 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल धोलावीरा है। प्रश्न नंबर 76। संगमरमर पर पित्राडोरा का रंगीन पत्थर की जुराई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां, ए नंबर। मुगल काल में नूरजहां द्वारा आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया। एतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम भारत में पित्राडोरा का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। शाहजहां द्वारा आगरा का ताजमहल बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। अब अगला प्रश्न है 77। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर फिर से लगाया था औरंगजेब ने। भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर भारत में सर्वप्रथम सिंध प्रांत में लागू किया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक हैं। मुगल शासक अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। अब अगला प्रश्न है, कब पोप के आदेश से गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15वीं सदी के अंतिम दशक में, सी नंबर। 1494 ईस्वी में स्पेन के वलाडोलिड सूबे के टार्डेसियास गांव में स्पेन और पुर्तगाल के बीच एक समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत दोनों देशों
ने नई दुनिया को वापस आपस में बांटा था। 1494 ईस्वी में पोप के आदेशानुसार उस समय खोजी हुई और गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया। 15वीं सदी के अंतिम चरण में यूरोप के लोगों को यह विश्वास हो गया था कि दुनिया गोल है, अतः पश्चिम की ओर चलकर भी पूरब पहुंचा जा सकता है। कई नाविकों को विश्वास हो गया था कि पश्चिम की ओर यात्रा करके पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचा जा सकता है। कोलंबस, स्पेन का यात्री, भारत और पूर्वी द्वीप समूह की खोज के लिए चला था, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस ने अमेरिका के रूप में एक नई दुनिया की खोज 1492 ईस्वी में निकाली। समुद्री मार्ग से नए जगहों को खोजने के प्रयास में आरंभ में स्पेन एवं पुर्तगाल के द्वारा साहसिक एवं बहुत हद तक सफल कदम उठाए गए थे। भौगोलिक खोजों के कारण उपनिवेशों की स्थापना का सिलसिला प्रारंभ हुआ। 15वीं सदी के अंतिम दशक एवं 16वीं सदी के आरंभिक चरण में ऐसी नई दुनिया को खोजने का कार्य पुर्तगाल एवं स्पेन के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक जो है खिलजी ने शासन किया था। सबसे लंबी अवधि तक तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जिसमें कि गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक 84 साल, खिलजी वंश 1290 से 1320 30 साल, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी 94 साल, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी 37 साल, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी 75 वर्ष शासन किया था। अब अगला प्रश्न है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के। आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडियार, मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में इनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरोडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया थे। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। भारत में होम रूल आंदोलन के जनक एनी बेसेंट हैं। भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 81, यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी की दर्दनाक घटना है? यह 14वीं सदी की दर्दनाक घटना है। काली मौत महामारी यूरोप में 1348 ईस्वी में फैली थी, जो 1353 ईस्वी तक विकराल में बना रहा। इस महामारी के कारण फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और उत्तरी अफ्रीका में भारी तबाही आई। यह ब्यूबोनिक प्लेग महामारी के कारण हुई थी। इस महामारी के कारण कृषि कार्य के लिए श्रम शक्ति की कमी हो गई। इंग्लैंड की सरकार ने सामंतों के पक्ष में मजदूर कानून लगाकर मजदूरों के लिए मजदूरी को निश्चित कर दी। इस मजदूरी कानून के विरुद्ध 1381 में वाट टाइलर के नेतृत्व में किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। अब अगला प्रश्न है 82, बताएं इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? तो इसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है शामिल था। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेता थे। इस पार्टी के नए क्रांतिकारियों शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ।
तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास आदि प्रांतों में इनकी शाखाएं स्थापित की गई। इस संस्था के 3 मुख्य आदर्श निम्न थे। भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों के प्रति निरर्थकता की भावना उत्पन्न करना तथा संयंत्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। तीसरा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया। वर्तमान में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन किया गया। बंगाल में पी मिश्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अब अगला प्रश्न देखते हैं 83। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया गया था। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि विनोबा भावे था। 1951 में विनोबा भावे द्वारा वर्तमान तेलंगाना के पोचमल्ली गांव से भूदान आंदोलन शुरू किया। विनोबा भावे ने ग्रामदान आंदोलन उड़ीसा से प्रारंभ किया था। विनोबा भावे ने राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी को माना था। विनोबा भावे ने आश्रम पवनार में स्थापित किया था। अब अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो इस INA का गठन किया था मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना को ही आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। 4 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने INA का कमान संभाला। भारतीय नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने की थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने किया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इनमें से जो है सबसे मेन माना जाता है रेलवे को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे बोरी बंदर से थाने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। वर्तमान में भारत का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। अब अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 ईस्वी में किया गया था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज और आत्मीय सभा की भी स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया। आर्य समाज का पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया। सत्यशोधक समाज दलितों के उत्थान से संबंधित संगठन था। अगला प्रश्न है 87। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च।
लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में अंग्रेज के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्रीय मांग रखा था, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय नमक कानून इतना सख्त था कि अगर कोई समुद्री नमक रेत परा एक मुट्ठी भी उठा ले तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है 88। हबशी व्यापार से संबंधित सही तथ्यों को पहचान करें। इसका व्यापार यूरोप के लोग करते थे, सही है। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट से मूल निवासियों हबशी को गुलाम बनाया जाता था, सही है। हबशी गुलामों से अमेरिका के यूरोपियन उपनिवेश में कार्य कराया जाता था। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है ज्वेकरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषकों का विद्रोह और फ्रांस का विद्रोह। ज्वेकरी विद्रोह 14वीं सदी में फ्रांस में हुआ एक कृषक विद्रोह था। ज्वेकरी किसानों द्वारा किया गया एक प्रमुख विद्रोह था जो 1358 ईस्वी में गर्मियों की शुरुआत में उत्तरी पूर्वी फ्रांस में हुआ था। यह विद्रोह पेरिस के उत्तर में ओइस घाटी में केंद्रित था और 2 महीने से एक भी अधिक की हिंसा के बाद दबा दिया गया था। इस विद्रोह के बाद ज्वेकरी शब्द आमतौर पर अंग्रेज और फ्रेंच दोनों समुदाय के किसान विद्रोह का पर्याय शब्द बन गया। 1381 ईस्वी में इंग्लैंड के बड़े हिस्से में कृषक विद्रोह हुआ था। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद हरि भाऊ उपाध्याय ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश, गोकुरुनाथ निधि, इंट्रोडक्शन टू वेदांता आदि की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा की रचना है। अगला प्रश्न है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया। तो समुद्री मार्ग से विश्व का सबसे पहले परिभ्रमण मैगलन ने किया था। भौगोलिक खोज के द्वारा नई दुनिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया गया। भौगोलिक खोज में स्पेन, पुर्तगाली, इटली जैसे देशों ने प्रारंभ में सक्रिय भूमिका निभाया। बार्थोलोम्यू डियाज ने पूर्वी अफ्रीका तट से होकर पूर्वी देशों के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज की। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। अब अगला प्रश्न है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई थी। यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। बोस्टन की चाय पार्टी का संबंध सैमुअल एडम्स से है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1775 ईस्वी में हुआ। अमेरिका के 13 उपनिवेश पर ब्रिटेन का अधिकार था। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83 ईस्वी तक चला। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी द्वारा यूएसए को स्वतंत्रता मिली। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था ताकि सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। बाजार नियंत्रण का सर्वोच्च विभाग दीवान ए रियासत थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के तहत सभी प्रकार के वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित किया, जैसे गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन, जो 4 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन। अगला प्रश्न है प्रथम स्टेटस में कौन आते थे।
तो स्टेटस जो है कुल 3 तरह का था, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। तो प्रथम स्टेटस में जो है इसमें सामंत, विद्वान, किसान, इनमें से कोई नहीं आता था। प्रथम स्टेटस में राजा सब आता था। और प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग सब आते थे। इसमें जो है 3 स्टेटस था, जिसमें कि पहला स्टेटस में पादरी वर्ग और दूसरा स्टेटस में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेटस में मध्य वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग के लोग आते थे। प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग का समाज एवं शासन पर प्रभावशाली नियंत्रण था। प्रथम 2 वर्ग सभी सुविधाओं का उपयोग करते थे। तीसरा वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं था। ये वर्ग कर एवं सेवा मुख्यतः देते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो महावीर चरित यह भवभूति लिखा है। मालती माधव ये भी भवभूति लिखा है। रामचरित यह भवभूति नहीं लिखा है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। रामचरित पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। तुलसीदास ने रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी थी। रामायण पुस्तक वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास रामचरितमानस पुस्तक की रचना किया गया। अब अगला प्रश्न है 96। 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी महोत्सव आरंभ करवाया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अंग्रेजी केसरी मराठी पत्रिका प्रकाशित किया था। तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक कारावास के दौरान मॉन्डले जेल में लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो 1919 की प्रमुख घटना है रॉलेट एक्ट का पारित होना। रॉलेट एक्ट भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की गई थी। रॉलेट एक्ट की अवधि 3 वर्ष रखी गई थी। रॉलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहकर विरोध किया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। अगला प्रश्न है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में की गई थी। डेस्क की गई थी दिल्ली। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पूर्व नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। सचेंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी आदि ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश के द्वारा की गई थी। तो सांची के स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप को स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तुगलकाबाद का शहर की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तुगलकाबाद शहर दिल्ली के पास स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक ने
तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक जुना-खां 1325 ईस्वी में शासक बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक भारत में प्रथम कट्टर मुस्लिम शासक था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? तो हाथी गुफा में है। हाथी गुफा शिलालेख ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर से 4 से 5 मील दूर पहाड़ी में स्थित है। खारवेल कलिंग के चेदी राजवंश का शासक था। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल को कलिंग का तीसरा शासक बताया गया है। चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन थे। हाथी गुफा का अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल जैन अनुयायी होते हुए भी सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखता था। हाथी गुफा शिलालेख में खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पुरापाषाण स्थल है? तो इसमें जो है भीमबेटका जो है एक पुरापाषाण स्थल है। भीमबेटका पुरापाषाण स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आदमगढ़ भी पुरापाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है जो शैल चित्रकारी और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था? तो भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण तिब्बत मुद्दे से उपजे विवाद व दलाई लामा का भारत प्रवासन करना था। 1962 का भारत चीन युद्ध लगभग 1 महीने चली थी। इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक था। 1962 के भारत चीन के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत और चीन में युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक हुई थी। रूस और चीन का युद्ध 1969 ईस्वी में हुआ था। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म का स्थान है बेथलहम। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म एकस्वरवादी हैं, लेकिन ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। अगला प्रश्न है, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाया जाता है। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीना जिल हिज्जा के 10वीं तारीख को मनाया जाता है। बकरीद का त्यौहार हजरत इब्राहिम की अल्लाह ईश्वर की प्रति निष्ठा के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन हजरत इब्राहिम अल्लाह के प्रति वफादारी साबित करने के लिए अपने पुत्र इस्माइल को कुर्बान करने के लिए राजी हुए थे। ईद उल अजहा बकरीद के दिन मुसलमान किसी जानवर जैसे बकरा, ऊँट, भेड़, गाय आदि की कुर्बानी देते हैं। जब लोग मक्का की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं तो ईद उल अजहा हज की खुशी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद जो है राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। नाजीवाद एक विचारधारा है। नाजीवाद विचारधारा में राज्य सर्वोच्च है। मानव सहित सभी साधनों राज्य के लिए केवल साधन मात्र है। नाजीवाद विचारधारा हिटलर द्वारा लाया गया। फांसीवाद विचारधारा मुसोलिनी द्वारा लाया गया।
अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडॉन युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ। नेपोलियन तृतीय ने 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण प्रसा के समक्ष कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में प्रसा, जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा की। दास कैपिटल पुस्तक 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। समाजवाद का प्रायोगिक घर रूस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो ची मिन्ह थे। हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम नेग्युन सिंह कुंग था। 1925 में हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसका नाम वियतनाम कॉन सॉन देंग था। इस दल का नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। हो ची मिन्ह का अर्थ है पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर हुआ। इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार 1928 ईस्वी में दिया गया। 1838 ईस्वी में इस लंदन श्रमिक संघ ने चार्टिस्ट आंदोलन चलाया था। सुधार अधिनियम 1832 ईस्वी के द्वारा इंग्लैंड मजदूरों को लाभ नहीं मिला था। मताधिकार से वंचित मजदूरों ने आंदोलन चलाया था। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में अभी बच गया है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का 40 प्रश्न बच गया है इस सेट में, तो उस प्रश्न को जो है अगले वीडियो में हल करेंगे।